चलिए स्टार्ट करें क्लास। कौन सा चैप्टर था हमारा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यहाँ बैठे हैं, शांति से बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ जाऊँगा, चिल्लाता रहेगा, यहाँ बैठ गई। हो गया? हाँ चलो स्टार्ट करो। अब एकदम शांतिपूर्वक। कहाँ पे मौजूद था हमारा लास्ट हेडिंग? संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। यहीं से स्टार्ट करना है ना? संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। चैप्टर का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बिल्कुल क्लियर है? सही बच्चों को बिल्कुल क्लियर आ रहा है? एक बार लाइक कमेंट करते दोस्तों। 12th क्लास के सही बच्चे। ये तीसरा पार्ट है हमारा। चले चल, थोड़ा जूमिंग हो गया। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि न्यायाधिकार क्या होता है। दोस्तों किसी को पता है न्यायाधिकार? न्यायाधिकार पता है? सबको पता है न्यायाधिकार? कंफर्म? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? सही बच्चे बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का 9 दिसंबर 1946 1946 में ना? बिल्कुल सही। क्यों, क्या हुआ? आप लोग कसमकस में क्यों हैं? कसमकस है, दिल लगी ही। 12th क्लास है ना, इसलिए बड़ी जल्दी समझ जाओगे। धीरे धीरे जब जैसे जैसे 12th क्लास ख़त्म होगा ना, वैसे वैसे समझ जाओगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे हम? चलिए कंफर्म। सदस्यता। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि वीटो पावर कितने देशों के पास है? 5 और सदस्य कितने हैं? 15 टोटल 15 हैं, स्थायी 5 है और अस्थाई 10। कितने साल के लिए बनते हैं वो? 2 साल। बिल्कुल सही। स्टार्ट करें। सदस्यता का सवाल, थोड़ा इधर हो जाइए आप लोग, अच्छा रहेगा, दिखेगा एकदम क्लियर। जो भी बच्चा आएगा वो इधर बैठ जाएगा। सदस्यता का सवाल पर गंभीर सवाल है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हर देश क्या चाहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सदस्यता चाहता है। कंफर्म? चलिए, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। बिल्कुल बात सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के कितने साल, 60 साल पूरे किए, तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 में, कब? 2005 में सितंबर में, कब? सितंबर में, नीचे ऊपर ऊपर, सितंबर में इकट्ठे हुए थे। कब इकट्ठे हुए थे? 2005 में। इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। सबसे पहला, अगर आपके अंदर क्वेश्चन आ सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, प्रासंगिक बनाने के लिए कौन से कदम उठाए गए, ये सवाल बन करके आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। सवाल पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए कौन से कदम उठाए गए, तो आपके सामने है। कंफर्म? आगे बढ़े। कौन से कदम है तो देखिएगा। शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी, अब पूरा विश्व मिलकर के क्या करेगा? नागरिकों को अत्याचारों से बचाएगा। इसका उत्तरदायित्व ले इस बात की स्वीकृति ली गई थी। मानव अधिकार परिषद की स्थापना हुई थी 2006 के 19 जून से। सक्रिय है, याद रखिएगा, सक्रिय कब है? 19 जून से। सहस्त्राब्दी। अच्छा दोस्तों, सबसे मेन सवाल आता है कि ये जो है, ये क्या है? सहस्त्राब्दी जो शब्द है ये क्या है? बताइए, इसका अर्थ क्या है? बता पाओगे? हिस्ट्री में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। इसका मतलब होता है 1000 साल।
1000 साल की बात होती है। जैसे आपने दशक देखा है ना, दशक, दशक की बात करोगे तो दशक का मतलब कितना होता है? 10 साल। और शताब्दी का? बिल्कुल सही। तो 1000 साल तक विकास का लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम 1 मिलियन, सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश में सब, मिलेनियम को प्राप्त करने पर सहमति हुई थी। जब कब मिले थे? जब 2005 में मिले थे, तब ये बात हुई थी। याद आएगा? प्रासंगिक बनाने के लिए कौन कौन सी बातें जिम्मेदार है, याद रहेगा ना? आगे, हर रूप रीति रिवाज आतंकवाद की निंदा, देखिएगा, हर रूप आतंकवाद की निंदा, यानी सभी देश किसकी निंदा करेंगे? आतंकवाद की। ये उसकी सबसे बड़ी बात है। एक लोकतंत्र को उसका गठन किया जाएगा। एस्ट्रीशिप काउंसिल यानी न्यायशीता परिषद को समाप्त करने पर सहमति हुई थी। अब थोड़ा आगे चले, ये चीज़ें आपको याद कर लेना होगा दोस्तों। मैं जूम करके थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, इसको याद रखिएगा। ये आपके 5 नंबर में पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने वाले कौन कौन से ऐसे फैसले थे? कंफर्म? आगे बढ़े बहन, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या क्या है। यह समझना कठिन नहीं है कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचीदार है। बिल्कुल बात सही है। शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए? सवाल बन के आ रहा है। कोई उत्तर देगा कि शांति संस्थापक जो देश हैं, यानी कोई भी है, एक संस्था है, उसको क्या करना चाहिए? सभी देशों में शांति लाना चाहिए। बिल्कुल सही। आगे, दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। यह आयोग किसमें दखल दे? अब एक और बात आती है सबसे मेन, कि दुनिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं। सबसे बड़ा झगड़ा तो भारत पाकिस्तान का है, तो वो किसमें दखल देगा, नहीं देगा? बताइए। सबसे मेन है झगड़ों का, जो 2 देश आपस में लड़ेंगे उसमें इसको दखल देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कंफर्म? आगे, यह आयोग किसमें? हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव होगा? नहीं। हर झगड़े को सुलझाने का काम यूएनओ का नहीं है। वो अगर बाकी देश या ज़्यादा देश अगर आपस में लड़ रहे हैं, उसको सुलझाने का काम करना चाहिए। कंफर्म? आगे, शांतिपूर्वक, बिल्कुल सही। और मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे हैं, वाह। और जो भी बच्चे क्लास लेना चाहते हैं, तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि स्मार्ट स्टडी विथ ईपी सर्च कीजिए। स्मार्ट स्टडी है ना, स्मार्ट स्टडी सर्च कीजिए अपने फ़ोन पे, और हमारी क्लास आपके पास चली जाएगी। कंफर्म है ना? स्मार्ट स्टडी विथ ईपी, कंफर्म? सबसे ऊपर आएगा। अभी कोई चैनल नहीं है ऐसा स्मार्ट स्टडी के नाम से। चलिए, तो हर झगड़ा में ये तो जा नहीं सकता है। कौन नहीं जा सकता है? बिल्कुल बात सही है। आगे कह रहा है, ठीक इसी तरह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी? एक सवाल बन करके है। अत्याचार अगर किसी देश पे हो रहा है, अच्छा एक बात बताओ, अभी सबसे अत्याचार ज़्यादा किस देश पर हुआ है? पाकिस्तान पे कैसे अत्याचार हुआ है? वो खुद अत्याचारी है। फिलिस्तीन पर हुआ है और गजा पर हुआ है, लेकिन माना जाता है वहाँ भी कुछ आतंकवादी संगठन थे। ये इजराइल वाले कभी इतने से हुआ करते थे, और फिलिस्तीन पर इन्होंने कब्जा करना जब शुरू किया, जब उनको भगा दिया गया था दूसरे देशों से, तो रहने के लिए जगह दिया, तो इसीलिए दोस्तों ये हुआ था, लेकिन आगे नहीं। तो सबसे मेन जिम्मेदारी क्या है? किससे? अत्याचारों से। मानवाधिकार क्या है, और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है? अच्छा एक बात बताइए, मानवाधिकार आयोग आपने नाम सुना होगा बेटा? मानवाधिकार आयोग का नाम सुना होगा आपने। वो क्या करता है? क्यों बेटा? मानव अधिकार आयोग क्या करता है? चाहे किसी भी देश में, इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई सा भी देश हो, उस देश में अगर मानवों के अधिकार का हनन होता है, तो वो कमेटी वहाँ पहुँचती है, वो संस्था वहाँ पहुँचती है, उनको न्याय दिलाती है, चाहे वो किसी भी देश में हो। हर देश में मानवाधिकार आयोग है।
उल्लंघन की क्या कहते हैं, इसे कौन तय करेगा? बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा है। सबसे बड़ा विकासशील हिस्सा कौन सा है? भारत है। विकासशील बेटा, विकसित नहीं। तो विकास की जरूरत है, तो विकास हो रहा है। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक है? क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? आतंकवाद की कोई परिभाषा हो सकती है? बताओ, आतंकवादी की कोई परिभाषा है? नहीं है ना। कुछ लोग भारत में आज भी हिंदू मुसलमान करते हैं। अन्य जाति धर्म के नाम से जोड़ करके आतंकवादी का नाम रूप दे देते हैं, लेकिन आतंकवाद का कोई वो नहीं है। जहाँ देखो वहाँ ठोक दो। वो किसी भी जाति से है ही नहीं आतंकवाद, है? वो आतंकवादी ही एक जाति है जो देश के लिए, दुनिया के लिए खतरा है, और उसको पनाह देने वाला उससे भी बड़ा खतरनाक आतंकवादी है। और पनाह कौन देता है? हमारे राजनेता। आतंकवादियों को बढ़ावा कौन देता है? राजनेता। आतंकवादियों को पैसे कौन देता है? राजनेता। अपने फायदे के लिए राजनेता लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, अपने फायदे के लिए। अभी हमारे भारत देश में पुलवामा अटैक हुआ था, देखा आप लोगों ने, कितनी निंदनीय था, कितनी निंदनीय था। आगे कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा? ऐसे ही और भी सवाल किए जा सकते हैं। यानी ये बहुत सारे सवाल है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए किए जा सकते हैं। ये सिर्फ सवाल हमने देखा अभी मानवाधिकार न्याय में। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। अब भारत क्या कहता है कि कैसे सुधारना चाहिए, मैं इसको ही बताऊंगा। थोड़ा जूम करके इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ ने के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। यानी भारत ने बोला है कि जो ढांचे के तरीके से, अच्छा एक बात बताइए, ढांचा का अर्थ क्या होता है? बनावट। अच्छा एक बात बताइए, हमारी ये पूरी ढांचा है, किसी ऐसे व्यक्ति को आपने देखा है जिसके अंदर सिर्फ ऐसे खोखला सिर्फ हड्डी दिखाई देता हो? नहीं, देखा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं। हाँ, बुढ़ापे में ज़्यादातर हो जाता है। क्या होता है ना कि मांस बनना ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्या उसमें दोबारा मांस आ सकता है? हाँ आ सकता है, लेकिन अगर बनावटी ढांचे को ही बिगाड़ दिया जाए और सही नहीं बना हो, अगर मान लो एक फट्टी यहाँ से तोड़ करके कहीं और लगाने की कोशिश करेंगे तो हो पाएगा? मानवाधिकार ये क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ढांचा बना हुआ है उसमें से कोई ना कुछ गलत लगा हुआ है, कुछ ना कुछ गलत है, तो उसको सुधारने की आवश्यकता। तो भारत क्या कहता है? भारत कहता है कि उसके ढांचे में बदलाव का समर्थन करता है, कि ढांचा में बदलाव करो। अब सबसे मेन ढांचा क्या है उसका? वो कहता है कि जो 5 देश है ना वीटो पावर वाला, उसमें बदलो और हमें भी लो, और हमें भी लो। कौन कहता है? भारत। आगे देखिएगा, भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। यानी क्या होना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूत होना चाहिए, ये भी बात भारत ही कहता है। आगे कह रहा है, भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत ये भी कहता है, अगर सवाल पूछा जाएगा, सीधा सवाल पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करने के लिए भारत ने कौन कौन सी बातें रखी है, आप इसमें से 5 बातें निकाल कर रख दीजिए, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। सीधा कह रहे हैं, भारत का विश्वास है। क्या विश्वास है? भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए। किसका? विकास का मामला। देखिए, भारत बहुत अच्छी बातें कहता है, किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए। क्या ये? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। और पूर्व शांति, सबसे पहले क्या होना चाहिए? शांति होना चाहिए सबसे पहले। अच्छा एक बात बताओ, भारत इतनी अच्छी बातें कर रहा है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ मानता है? लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, देखो सवाल के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल क्या है हमारा? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने कौन कौन सी बातें कही है, किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए। 5 बातें इसमें से लिख लोगे? कंफर्म है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे। भारत की एक और बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। एक और वो चिंता जताता है, कौन सी? सुरक्षा परिषद को लेकर के, कि भाई सुरक्षा परिषद ठीक से काम नहीं कर रही है। आगे कह रहा है, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है,
कि कौन सी आम सभा में तो बढ़ गई है, आम सभा में कितने जो 10 देश है उसमें तो बढ़ी है, लेकिन कौन सी सदस्य परिषद की, सुरक्षा परिषद की स्थिर रही है। स्थिर रहने का मतलब क्या है, जिनके पास वीटो पावर है वो वही है, सिर्फ उन्हीं के पास है, उसमें किसी को दोबारा घोषित नहीं किया गया, किसी को उसमें डाला ही नहीं गया। वही देश जो शुरुआत में थे और आज भी वही देश है उसमें। तो भारत चाहता है उसको स्थिर मत रखो, नए नए देशों को भी उसमें लाओ, ये भी सबसे मेन चीज है। आगे कहता है भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। बिल्कुल बात सही है भाई, तुम ही सिर्फ प्रतिनिधित्व कर रहे हो, हानि हुई है हमारी, हमें भी उसमें शामिल करो। भारत का तर्क है, कहने का मतलब, तर्क का मतलब क्या होता है, भारत को यानी भारत के कहने का मतलब यह है, भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर, विस्तार का मतलब फैलाव, बढ़ावा, विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी यानी अच्छा काम करेगी और उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा। किसको मिलेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। कंफर्म। अगर एक चीज हमने देखा नहीं अभी, तुम लोगों को मैंने दिखाया नहीं, ये देखिएगा ऊपर है ना, ये जरा देखिए, ये क्या है, दारफुर, शब्दों की बरसात। दारफुर की हालत की एक वानगी है, आपका क्या मानना है, संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह की स्थितियों में किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकता है। किसी देश के अंदर अगर भुखमरी है, भुखमरी, अन्न का दाना नहीं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। आगे कह रहा है, क्या इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में बदलाव की जरूरत है। आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, मान लो कि जैसे पाकिस्तान है भुखमरों का देश, अगर वहां भुखमरी आती है तो क्या उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ हस्तक्षेप करके वहां की भुखमरी मिटा सकता है, हाँ या ना। नहीं, मैं तो कहूंगा मत करे, वो उसका पर्सनल मामला है देश के अंदर का, लेकिन अब मानवता के कारण कर सकता है कि हाँ भाई भूखे नंगों का देश है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बेटा है, और क्या कर सकते हैं, हिंदुस्तान की वजह से पाकिस्तान को थोड़ा मदद। लेकिन मैं तो कहूँगा मेरे बेटे को मदद ही मत करो, बेटा ही हरामखोर है, ऐसा कुत्ता पैदा ही नहीं लेना चाहिए था उसको। 1947 में उसको क्या किया जाना चाहिए था, भारत में ही रहने देना चाहिए था, उस बिल को पास ही नहीं करने चाहिए था, ये जिन्ना ने किया था। बेटा गांधी जी के सबसे बड़े दोस्त थे वो, अली जिन्ना। हाँ, और एक ये देखिए दोस्तों, जरा इस पे मैं जूम करता हूँ एक एक नंबर के सवालों पे। ऐसा पीछे देखा है आप लोगों ने, अभी WTO की बात हो रही है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। किसको तय करता है, वैश्विक व्यापार के नियमों को, कि पूरे विश्व में व्यापार कैसे हो। अच्छा एक बात बताइए, अमेरिका कैसे इस पे कब्जा कर रखा है, पता आप लोगों को, पता है? अरे भाई, अरे वो कुछ भी बेचे, हम अगर चाइना से बेचते हैं तो उसमें अमेरिका कैसे बीच में आता है, पता है? डॉलर की वजह से। वाह, खूब खूब खूब। यानी अमेरिका कहता है चाहे तुम जापान से व्यापार करो, चाहे तुम चीन से व्यापार करो, चाहे तुम किसी देश से भी व्यापार करो, तुम डॉलर में ही करोगे। तो सबसे पहले हमें डॉलर चाहिए, तो डॉलर के लिए हमें सबसे पहले किससे व्यापार करना पड़ेगा, अमेरिका से। उसको किससे व्यापार करना पड़ेगा, जिसे मैं करने जा रहा हूं, उसको भी अमेरिका से करना पड़ेगा। यानी देख रहे हो फायदा कौन खेल रहा है आजकल, अमेरिका। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। एक नंबर का सवाल, WTO की स्थापना कब हुई थी, बिल्कुल। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इनके सदस्यों की संख्या 164 है। ये है 29 जुलाई 2016 की स्थिति में है। हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई है जिससे उनके हित सधते हैं। यानी उनका हित होता है, सिर्फ किनका हित होता है, अमेरिका का। विकासशील देशों की बहुत शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी का मतलब हमें बता करके अपना कानून नहीं बनाता है, और बड़ी आर्थिक ताकतें इन्हें धकियाती है। बिल्कुल बात, धकियाती का मतलब धक्का देता है। हो गया था नहीं हमारा,
हम कहाँ पे थे? कहाँ जा रहे हो? ऊपर ही थे ना? हम कहाँ पे थे? इस पे? इसमें? चलिए, अब देखिए यहाँ कह रहे विस्तार करने पर ज़्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। जूम कर दूं। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर के 15 कर दी गई थी। एक नंबर का सवाल, 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की संख्या कितनी थी? 15 थी। ओके, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। उस वक्त में भी अस्थायी सदस्य कितने? 5 के 5 ही थे। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। भारत कहता है भाई ये बताओ जस का तस कैसे रख सकते हो भाई, सिर्फ तुम ही अधिकार करोगे। अब वही वाली बात है ना कि देखिए ना, जैसे अभी मैं थोड़ा सा तानाशाह बन जाता हूँ, मैं कहूँगा कि तुम एक पैर पे खड़ा होकर पढ़ोगे, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम खड़ा होकर पढ़ोगे। तो कहने का मतलब ये है सुरक्षा परिषद भी वही करता है, हम ही रहेंगे तो रहेंगे और कोई इसमें नहीं आएगा। आज कौन बच्चा नहीं आया है? पवन। वो बच्चा तो गांव गया है। और हाँ, वो बाबू कहाँ है? ये टाइम से नॉलेज वो एक्टिव भी नहीं आ रहा बेचारा। सही में नहीं आ रहा। ये बताइए, ऐसे दोस्त होने चाहिए? टेंशन लेता है, चिंता। बताइए कब का गया हुआ है? 2 महीना हो गया गए हुए, अभी तक वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इतना बड़ा चिंता करता है अपने। अरे भैया सच्ची में मैं नहीं करा 2 हफ्ते। चलिए कोई बात नहीं, तो पता तो करो कहाँ है वो। अच्छा, हम पता करेंगे बाबू, पता करेंगे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। आगे यह भी एक तथ्य है, यानी एक बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश है। बिल्कुल बात सही है। आम सभा में आप 10 जो है ना, उसमें विकासशील देश ज़्यादातर होते हैं। समझ गए? विकासशील देश। आगे देखिए, विकासशील जैसे भारत। आगे देखिएगा, इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। जो फैसला करता है वो सिर्फ 5 देश करते हैं मिलकर के, जो कि सुरक्षा परिषद में है। और वो जो फैसला करेंगे उससे थोड़ा फायदा विकासशील देशों का भी होना चाहिए। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थन, ये याद रखिएगा दोस्तों, अस्थायी और अस्थायी दोनों का समर्थक है कौन? भारत। ये भी एक बात लिख देना, पॉइंट नंबर मिल जाएगा ठक से। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के तौर पर, मिसाल के लिए, हाँ, उसमें अभी भी अपेक्षा ज़्यादा विकासशील देश होने चाहिए। बिल्कुल बात सही है। अस्थायी सदस्य में विकासशील देश ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए कि उनकी बातों को भी माना जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। आश्चर्य नहीं है, कौन सा है ये? अच्छा, WTO है ना। ये सब चीज़ें जरूर याद रखिएगा दोस्तों, 1 नंबर में पूछा जाता है। WTO क्या है? जरूरी नहीं कि WTO ही पगलेट। आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य बनना चाहता। देखो हमारी लालसा क्या है, हमारी भी तो लालसा है, भारत की तो भी लालसा है भाई। देखो बात बताएं, भारत में मुफ्त का ज्ञान देने वाले, मुफ्त का ज्ञान देने वाले बहुत है, लेकिन बीड़ी पीने वाले भी बहुत है। अगर टोली बैठी हुई है और उसके पास बीड़ी नहीं है, चुपचाप जाएगा, बैठ जाएगा, हाँ 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 तुम्हारी बातें समझ तो नहीं बढ़ा। तो भारत ये भी चाहता है कि सुरक्षा परिषद में हम भी शामिल हो जाए। तुम लोग तो ऐसा नहीं करता है कहीं? आजकल कुछ के पेरेंट्स के सदस्य शिकायतें आ रही है हमारे पास। कुछ बच्चे हैं जो कि आपत्तिजनक हरकतें कर रहे हैं, आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। आजकल तो कौन सा ऐप चल गया है? इंस्टाग्राम। बर्बाद कर दिया है युवा को इंस्टा ने। हाँ,
आजकल ज़्यादा चल रहा है, आजकल के छोटे छोटे ये 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए। कोई तो स्नैपचैट पे बात कर रहा है कि अरे उसका एगो फीचर बढ़िया है ना स्नैपचैट का, कि अगर एक बार काट दिए दूसरी बार वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। सही है, हाँ आप जैसे लोगों के लिए सही है। तकदीर बन जाएगी, अगर पढ़ लिख करके कुछ बन जाओगे ना, तकदीर बन जाएगी। पढ़ाई सिर्फ अपने लिए मत करना, समाज के लिए भी करना। अगर जिस दिन समाज के लिए कर लोगे ना, कुछ बन जाओगे। तो मैं तो एक और बात कहना चाहता हूँ, जितने ही मेरे बच्चे हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, अगर 6ठी कक्षा से लेकर के और 12वीं कक्षा तक आपने ढंग से पढ़ लिया तो किसी बड़े टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हें सरकारी नौकरी लेने के लिए। लेकिन आजकल देख रहे हैं ना, यूट्यूब पर बड़का बड़का भगवान टीचर बने पड़े हुए हैं, इतने पैसे सरकारी नौकरी लग रही है। बहुत अच्छी बात है, सरकारी नौकरी जो बच्चों को लग रही है वो अच्छी बात है, लेकिन फीस वो तगड़े तगड़े लिए जा रहे हैं कि पूछो मत। तो जितना हो सके 6ठी से 12वीं तक अपनी जितनी भी किताबें हैं उनको चट कर जाओ, किसी भी टीचर के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं, पटना हो गया या आपका क्या कहते हैं GTB रोड हो गया, यहाँ जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी अगर आपने मेहनत लगन से पढ़ाई करना शुरू कर दिया तो। लेकिन नहीं, हमें तो थोड़ा इधर भी देखना है, इधर भी देखना है और सामने भी देखना है। तो सामने कहाँ हो पाएगा? अगर इधर देखोगे और इधर देखोगे तो सामने कहाँ देख पाओगे? अब सोचोगे कि सब कुछ सहेट करके ले चले तो चल पाओगे? 2 कदम नहीं चल पाओगे। बेटा सीधा जाना है तो सीधा जाओ, इधर उधर मत देखो। आजकल के बच्चे ज़्यादातर टेढ़ा मेढ़ा देख रहे हैं। अरे ऊपर तो छोड़ो, ऊपर ताकने की तो उतनी हैसियत ही नहीं है, बगल में देख रहे हैं क्या हो रहा है, अपना देखते नहीं है। वो वाली कहावत नहीं आ गई, एगो बच्चा स्कूल जा रहा था और उसका पीछे से थोड़ा सा पैंट फटा हुआ था, पीछे से थोड़ा सा पैंट फटा हुआ था, और तुम ही जैसा एगो बच्चा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है उसको, वो देखो उसका पैंट फटा है, वो देखो उसका पैंट फटा है। और वो बात ये भूल गया था कि घर से जब वो निकला था तो खुद ही पैंट पहनना भूल गया था। तो इसीलिए कहूँगा दूसरों का फटा हुआ पैंट मत देखो, पहले अपना देखो कि तुम क्या कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, बिल्कुल बात सही। अब तो नंबर 1 है, सब तुम लोगों का देन है। भारत आबादी में नंबर 1 है ना। 2011 से पहले कौन था नंबर 1? चाइना थी। 2011 के बाद बच्चों के पास जब से फोन आया है ना, आबादी बढ़ा करके एकदम कर रहा। आगे, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या में 1/5वां हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक चीज याद रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? कंफर्म? क्यों है बताओ? सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, क्यों है बेटी आप बताओ? भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चल इक्वालिटी है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है संविधान है, यहाँ पे मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। फोन में टाइम देख के बता। टाइम खत्म हो गया। आगे, इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर के उभर रहा है। अब देखो, पूछा जाएगा किसी से कि भारत अस्थायी सदस्य में क्यों हिस्सा लेना चाहता है, तो यहाँ सीधा सीधा कह रहा है उचित है। वो अस्थायी सदस्य की दावेदारी इसलिए उचित है क्योंकि, उत्तर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर के उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। मेन चीज यहाँ पे आ गया।
आपका क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या बनेगा? दावेदारी किस लिए? भारत की अस्थायी सदस्य की दावेदारी किस लिए होनी चाहिए? तो यहाँ से आपका आंसर है। आगे देखिएगा, भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। बिल्कुल बात सही है, भारत इंटरनेशनल स्तर पे अपनी बातों को रख रहा है ना। आगे, किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फ़ायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। अब हमारी जो है हैसियत बढ़ गई है। मोदी जी बढ़ा दिए का आप हमारी हैसियत? डंका बज रहा है पूरे विश्व में। आजकल कुछ देखो, जब आप फेसबुक खोलो या यूट्यूब कोई सा भी सोशल मीडिया देखो, डंका बज रहा है, डंका पूरे विश्व में। किसका? मोदी जी। पूछा जाता है मोदी जी प्रधानमंत्री पहले कब बने थे? नहीं, मोदी जी। देश में शांति स्थापना कौन करेगा? मोदी जी। तुम्हारा घर कौन बनवाएगा? मोदी जी। बच्चे को ऐसी अंधभक्ति छा गई है ना, सब कुछ करेंगे मोदी जी। एगो हमारे मनोज तिवारी हैं, पहले नचनिया थे, उनका गाना देखोगे इतना अश्लील है और दूसरों पे वो टिप्पणी करते हैं। उनसे पूछा जाता है कि देश विकसित करेगा कब? जब प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे तब। देश में शांति होगा कब? जब प्रधानमंत्री रहेंगे तब। देश विकास कब करेगा? हो जाएगा, मोदी जी कर रहे हैं। आप क्या करोगे? तो नहीं, मोदी जी करेंगे। तो आप कौन हो? नहीं, मोदी जी करेंगे। हम, अरे हम क्यों करें? मोदी जी तो है ना। तो इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं हमारे घर में बच्चा पैदा कौन करेगा? मोदी जी। अरे बेवकूफ़ो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का ओहदा बहुत बड़ा होता है, सारी कार्यकारी शक्तियाँ उन्हीं के पास होती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर के मामले में वो हस्तक्षेप करने आएंगे। बेचारे वैसे ही अब अगले प्रधानमंत्री के चुनाव में वो नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाएंगे। अच्छा, इस सवाल से आपको कुछ लग रहा है कि क्या हम 5 बड़े दादाओं की दादागिरी खत्म करना चाहते हैं या उनमें शामिल होकर के एक और दादा बनना चाहते हैं? देखिए, भारत कह रहा है कि हमें सदस्य बनाओ। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कहता है ना सदस्य दो हमें, वीटो का पावर हमें मिल जाएगा। तो एक वो चिंताजनक सवाल है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो दादागिरी करता है पांचों। बिल्कुल बात सही है, लाजमी है ये। तो ये सवाल देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, क्या हम 5 बड़े दादाओं की दादागिरी खत्म करना चाहते हैं? हाँ, लेकिन एक और बात है ना, भारत तो खुद उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक और है, या उनमें शामिल होकर के एक और दादा बनना चाहते हैं। देखिए ऐसे ऐसी सवाल मिलता है। अब ये देखिए क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। दोस्तों इस चीज़ को याद रखो, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आपको शायद पता नहीं हो। इसको देखिएगा, इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई। इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई। कंफर्म? यह संगठन परमाणुक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणुक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास बंदूक है, उदाहरण समझो, बंदूक, मेरे पास बंदूक है और मैं कह रहा हूँ शांति बनाओ। समझो पहले इस बात को बड़ा गौर से, मेरे पास परमाणु बम है और मैं कह रहा हूं शांति बनाओ। अमेरिका जब बनाया था तो पता है क्या बोला था? हम तो शांति के लिए परमाणु बम बनाए हैं। परमाणु बम कभी शांति के लिए बनाया जाता है? वही वाली बात है ना, AK-47 लेके घूम रहे हैं, सबको बोल रहे हैं शांति बनाओ। ये सिर्फ कहावतें होती हैं बेटा। चलो इसका ये चीज़ याद रखिएगा, इसका पूरा नाम और ये गठन कब हुआ था। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। बिल्कुल बात सही है। अब देखो आजकल दादागिरी हो रहा है, आपकी ताकत है
तो खास लोगों के पास अब बैठ करके चाय नाश्ता करोगे। पतले दुबले हो, हट बे, साइड हो। कौन है तू? भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न वीटोधारी सदस्य, देखो बात आ गया ना, यही वीटोधारी सदस्य बने। कौन? भारत। देखा 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 देखा, है ना? आगे देखिए, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। बिल्कुल बात सही है। सबसे मेन तो पाकिस्तान है। अगर जिस दिन वीटो का पावर भारत को मिल गया, पाकिस्तान समाप्त, पूरा कश्मीर अपना। अब वही वाली बात है ना, ये विरोध करता है कि इसको वीटो पावर मत दो। अगर दे दिए तो पूरा कश्मीर ले लेगा। कश्मीर लेने के बाद हम चूचा करेंगे, वो फक दगन मार देगा। इसीलिए ये विरोध करता है। और इसके साथ साथ चाइना वो विरोध करता है। अरे वो बगल के घर का है, चाइना वो पड़ोसी है, वो उसको भड़काता है, हमारे बेटे को भड़काता है, कहता है कि बाप के साथ मत रहो। बाप नशेड़ी है। बेटा नशेड़ी निकल गया पाकिस्तान। बेटा सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही, देखो पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं जिसके साथ भारत के संबंध दिक्कत तलब रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए। बहुत सारे देश हमारा विरोध करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शामिल हो जाए। तब देख हमारा पावर। मिसाइल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित है। बहुत सारा देश डरता है कि भारत के पास परमाणु हथियार है। अच्छा बताइए कि परमाणु हथियार बनाने में सबसे बड़ा हाथ किनका है भारत में? एपीजे सबसे बड़का काम किए हुए हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। अमेरिका ने गलत किया नासा में उनको घुमा करके। किसको यूज किया था? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो उन्होंने गलती कर दी थी। आगे देखिए, चिंतित है। हाँ, कुछ और देश का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत अस्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। अगर कोई देश, जैसे भारत को अगर शामिल कर रहे हो तो कुछ देश कहते हैं कि इनको भी शामिल करो। कौन कौन से देश है हमारे बीच पीछे लगे हुए हैं कि हम भी तुम्हारे साथ वीटो पावर लेंगे? एक को मिलेगा तो पांचों को थोड़ी ना मिलेगा। अब कह रहा है कि नहीं, अस्थायी सदस्य जो 5 है ना उसको ज़्यादा बनाओ। भारत ये भी तो कहता है, उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे ना। तो उनके भारत के साथ साथ कौन कौन सा है? ब्राज़ील भी है, जर्मनी, जापान, ये भी तो भाई अच्छी ताकतवर है। दक्षिण अफ्रीका भी है। आगे कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होगा, यानी फैलाव होगा, तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है ना। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। ये सब देश शायद ही कभी वीटो पावर ले सकते हैं, लेकिन वो जो 5 देश है वो कभी देंगे ही नहीं। वो कहते हैं हम 5 ही काफ़ी हैं तुम लोगों पे राज करने के लिए। हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा मज़े से बैठे हुए हो। बताओ सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं? नाम किसको किसको याद है? बताओ बताओ बताओ। चीन, जापान, अमेरिका। हट पागल भक्चंदर। मेन तो अमेरिका ही है बेटा। रूस भी है क्या? चल, एक ध्रुव विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। अब अच्छा एक बात बताइए, एक ध्रुव कब से चलने लगा था? क्या भैया? एक ध्रुव कब से चलने लगा था? कब से स्टार्ट हुआ एक ध्रुव? 1991 से पगलेटो, 1991 से, जब रसिया का हाल फसिया में चला गया। संयुक्त राष्ट्र संघ से सबसे कम आबादी पगलेट सब अभी भी नहीं समझे। जब सोवियत संघ टूट करके बिखर गया, जब सोवियत संघ बन के बिखर गया,
तो अब जा कर के एक ध्रुवीय देश बनने लगा, क्योंकि किसका वर्चस्व चलने लगा? सीधा वही तो कह रहा है। अब एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो अमेरिका देश है। अब देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की यह आशा भी बंधी रही कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, याद रखिएगा, अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है। उसका कोई प्रतिद्वंदी है, कंप्यूटर है कोई अमेरिका का? कारगर ढंग से काम कर पाएगा? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? कभी नहीं। वो तो कहेगा ना, सबसे ज़्यादा अमेरिका पैसा देता है हमें। आगे, क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? हाँ, थोड़ा मोड़ा रोक सकता है। ये अमेरिका ऐसा मत कर बाबू, सब देश हमें कंप्लेंट कर रहा है कि तू वर्चस्व जमा रहा है सभी देशों पर। बोल सकता है, कर नहीं सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन देता है? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। सोवियत संघ है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? अमेरिका। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को कैसे अनदेखी करेगा? क्यों अनदेखी करेगा? क्योंकि उसके पास क्या है? आर्थिक ताकत ज़्यादा है और सैन्य ताकत ज़्यादा है। किसी भी संगठन को वो अनदेखा कर सकता है। ओके। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। कैसे? वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। अब वही वाली बात है ना, जैसे मंत्री को और गुंडे के, मंत्री के पास पैसा जा रहा होता है, गुंडा खुलेआम में घूम रहा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ मंत्री, गुंडा अमेरिका। अमेरिका पैसा दे रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ को बढ़िया से, और खुद मनमानी किए जा रहा है। कौन? अमेरिका। यह भी अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है। अब है किसके क्षेत्र में? वो अमेरिका के भू क्षेत्र में है। आगे, इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक, अरे बाप रे बाप, संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करने वाले बहुत सारे नागरिक अमेरिकी हैं। इसलिए अमेरिका ताकतवर है, इसलिए अमेरिका कोई भी मनमानी कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव न जचे, तो अपने वीटो से वह उसे रोक सकता है। वही वाली बात है जैसे संसद में होता है कि कोई कानून बनने जाता है, अगर किसी भी सदस्य को अच्छा नहीं लगता, हम नहीं साइन करूंगा, हम ही कानून नहीं बनने दूंगा। वैसे ही अमेरिका है, उसके पास वीटो पावर है। अगर अमेरिका को लगता है उसके 5 देशों के लिए कानून अच्छा नहीं है, ये चीज़ अच्छा नहीं है, पता है क्या करता है? हाँ, मैं भी वो भी समझाऊंगा। वो कहता नहीं, हम ही कानून पास ना होवे देबे। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। महासचिव को सचिव बनाने के लिए भी वही कहता है, तभी जाकर के बनता है। देखो कितना पावर है। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते शेष विश्व में फूट डाल सकता है और डालता है, ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ सके। किसकी नीतियों का विरोध? जो दूसरे नीति चलते हैं, तो अमेरिका क्या करता है? फूट डलवा देता है देश देश में। अब सबसे बड़ा फूट तो हमारा पाकिस्तान का लगा हुआ है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। जैसे वही वाली बात है ना, मौसा जी और पापा, मेरे घर में कोई ड्रिंक करता ही नहीं है। 2 साल के बाद मौसा जी शादी में आए हुए हैं, खूब पी करके आए हुए हैं, पापा रोक नहीं पाएंगे उनको। वही वाली बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ पापा हो गए और अमेरिका मौसा हो गया। मौसा को वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि पापा संयुक्त राष्ट्र संघ, मौसा जी हमारे बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, उन्हीं के पास पापा काम करते हैं। उदाहरण था ये।
नहीं आया समझ? समझो पहले। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और विशेष विश्व में बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों के एक साथ किया जा सकता है। 190 देशों को एक साथ किया जा सकता है। कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा। जहाँ तक शेष विश्व की बात है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहाँ अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है। वाशिंगटन के विरुद्ध कोई नहीं, क्योंकि वाशिंगटन कहाँ है? अमेरिका में। और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात कहीं सोची जा सकती। किसी भी मसले पर 190 देशों को वो एक साथ रख सकता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। बाकी कुछ देश जो बचे कुचे हैं वो अपने आप चले आएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है। इसे देखते हुए कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे। और ये देखिए, यही है अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। अर्थ समझ रहे हो? अगर कोई देश यूएन की बात नहीं मानता है तो उससे समझाया जाएगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है ना? समझ में आ गया? आगे एमनेस्टी इंटरनेशनल एक सांस्कृतिक संगठन है। इसके बारे में क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको पढ़ लेना आप लोग। हाँ, ये रहा। प्रौद्योगिकी यह है सिद्ध करती है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों में से व्यापक धरातल पर मेल खाते हैं। एक है ह्यूमन राइट्स वॉच, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी तो अभी ख़त्म है चैप्टर 3 क्लास में ही। मैं सबसे ऊपर थोड़ा जाने की कोशिश करूँगा, समय तो अभी है 10 मिनट। एक W2A है, इसमें ज़्यादातर मेन ये देख लीजिए 22% देता है संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में। याद रखिएगा 22%। हाँ, वो याद रखिएगा। और ये वाला ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। ये बच्चों एक ये याद रखिएगा, सबसे मेन चीज़ है इसमें जो मैं बता रहा हूँ, जो आपके पेपर में ख़ास तौर से 5 नंबर से आता है। याद रहे, ये चीज़ अपने नोट्स में बनाना है। और एक ये है, और ये वाला तो सबसे मेन है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। हाँ, और इनके बारे में तो ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन है ये? महासचिव लोग। कितने साल जिए थे? जीने की बात नहीं है उसमें, वो उस पद पे कितने दिन तक रहे वो है। 6 साल में। और उसके बाद में इनमें से 2 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। इस चैप्टर का सबसे मेन चीज़ ये है फुल फॉर्म, और ये इसमें से याद कर लीजिएगा। कौन सा नहीं समझ में आता? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना प्रमुख अंग है। ये सब संयुक्त राष्ट्र संघों में अंग है ये सब। चलिए, ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ, ख़त्म हो गया। ये UNO है। और दोस्तों इस चैप्टर में अगर और भी कुछ जानना हो तो जब इसका नोट्स दिया जाएगा, आपको नोट्स दिया जाएगा, वो अलग चैनल पे होगा, टेलीग्राम बनाया जाएगा। टेलीग्राम पे आपको वो चीज़ उपलब्ध करा दी जाएगी, नोट्स। और
टेलीग्राम से दिया जाएगा। और स्मार्ट स्टडी विथ ईपी, ये आपका कौन सा होता है वो लाल कलर का, इंस्टाग्राम पे भी है स्मार्ट स्टडी विथ ईपी, उस पर फॉलो कीजिएगा एक बार। और जो बच्चे नए हैं हमारे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो 12th क्लास में हैं, अगली बार से 9th 10th 11th सबकी क्लास लगेगी। बस धीरे धीरे संसाधनों को जुटा रहे हैं और आपके समक्ष आ रहे हैं। तो दोस्तों लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। ओके, जय हिंद दोस्तों।